अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। हाथों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत मुश्किल होता है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक काम करते हैं। उसका ध्यान सदैव फसल में ही लगा रहता है। अपनी कड़ी मेहनत की ताकत पर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई और लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस पर हमारी खास प्रस्तुति। चीकू के बाग से अधिक फलन के लिए करें जरूरी कार्य। आज दुनिया भर में रेगिस्तान बढ़ता ही जा रहा है। यही हाल रहा तो दुनिया में उपजाऊ जमीन कम होती जाएगी और रेगिस्तान ही रेगिस्तान बढ़ता चला जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर दुनिया के सभी देश बहुत चिंतित हैं। मौसम और आपदाओं की लगातार घटनाओं ने दुनिया भर के लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। इस बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या से उभरने के लिए हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इस बढ़ते मरुस्थलीकरण और सूखे की समस्या से निपटने के लिए क्या करें, देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज पूरा विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस मना रहा है, क्योंकि बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण और सूखे की विश्व में एक गंभीर समस्या है और यह समस्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी इलाकों में रातों रात तेज आंधी के कारण टीले के टीले एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़कर चले जाते हैं। ऐसी मृदाओं में खेती करना तो बहुत दूर की बात है, बल्कि इस बढ़ते मरुस्थल को रोक पाना बड़ी चुनौती है। हर साल की बात ही इस बार भी 17 जून पूरे विश्व के दिन विश्व मरुस्थलीकरण एवं मरुस्थलीकरण के रोकथाम के लिए मनाया जा रहा है। पूरे विश्व में मरुस्थलों के विस्तार होता जा रहा है, क्योंकि वनों की अंधाधुंध कटाई होती जा रही है, जिसके कारण इतना विस्तार क्षेत्र हो चुका है कि मानव जीवन के लिए रहना भी दुर्लभ होता जा रहा है। मरुस्थलों का विस्तार होता जा रहा है, जिसके कारण भेड़, बकरियां, ऊंट, जितने भी चरने वाले जानवर हैं, उनके लिए भी नुकसान होता जा रहा है। और इस गंभीर समस्या को देखते हुए विश्व स्तर पर मरुस्थलीकरण के प्रति जागरूकता लाने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से 1995 से हर साल 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा प्रतिरोध दिवस मनाया जाता है, जिसके लिए हर वर्ष अलग अलग थीम रखी जाती है। इस वर्ष विश्व मरुस्थल दिवस की थीम हर लैंड हर राइट्स है। इस बार महिलाओं को मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे के कारण होने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। विश्व में भूमि का मरुस्थल में परिवर्तित होना एक गंभीर समस्या और चिंता का विषय है। भारत में भी यह चिंता लगातार बढ़ रही है। यही वजह है कि भारत की करीब 30% जमीन मरुस्थल में तब्दील हो चुकी है। इसमें से 82% हिस्सा राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात,
जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की ओर से जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003 से 2005 और फिर 2011 से 13 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 लाख हेक्टेयर बढ़ चुका है, जिसे रोकना और फिर से उर्वरता की ओर मोड़ना होगा। पर्यावरणीय संबंधी एक अन्य प्रमुख खतरनाक समस्या जमीन में पानी जमा होने और जमीन में लवणता और क्षारीयता बढ़ जाने की है। मैदानी क्षेत्रों में खारे भूमिगत जल से सिंचाई की वजह से लवणता और क्षारीयता की जबरदस्त समस्या उत्पन्न हो गई है। गहन कृषि के कारण 1980 से अब तक पृथ्वी की 1/4 उपजाऊ भूमि नष्ट हो चुकी है और 1% प्रति वर्ष की दर से नष्ट हो रही है, जिसमें रासायनिक उर्वरकों और दवाओं के प्रयोग से मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। बढ़ती जनसंख्या से कृषि भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। अनुमान है कि विश्व की जनसंख्या 2050 में 9 अरब हो जाएगी। ऐसे में खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करनी होगी। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों में तेजी के कारण उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलाव और इसकी वजह से पैदावार में कमी पर्यावरण से जुड़ी एक प्रमुख समस्या बनती जा रही है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के अनुसार प्रतिवर्ष 27 अरब टन मिट्टी कटाव, जल भराव, क्षारीयता के कारण नष्ट हो रही है। यदि भूक्षरण की यही गति जारी रही तो अगले 30 वर्षों में विश्व को खाद्य पदार्थों की भीषण कमी का सामना करना पड़ेगा। इसकी रोकथाम के लिए अभी से ही इसे रोकने की ओर कदम उठाने होंगे। किसान स्तर और सामुदायिक स्तर पर भूमि का संरक्षण करना हर मानव का कर्तव्य है। मृदा और जल संरक्षण के कार्य को जिम्मेदारी से करना होगा। पानी के लिए हमें जल संरक्षण किया जाए, जिससे कि जहाँ भी पौधों की लिए जगह मिले वहाँ वृक्षारोपण किया जा सके। भारत सरकार ने हरित भारत के नाम से भी बॉर्डर के ऊपर एक परियोजना चलाई थी 10 साल की, जिससे कि बॉर्डर को हरा भरा किया जाए। वहाँ पे ज्यादा से ज्यादा पेड़ इसलिए लगाए जाते कि रेगिस्तान क्षेत्र से ही ज्यादा से ज्यादा मरुस्थल का विस्तार होता जा रहा है। इसी को देखते हुए अब सभी जगह बाड़बंदी जहाँ लगाई जाती है वहाँ भी इस तरह के पेड़ लगाए जाएं, जिससे कि हवा या रेत के झुकाव को वो रोक सके। तो इसीलिए सभी से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन किया जाए। जहाँ भी जिस क्षेत्र में हो कटाई या फिर पहाड़ी क्षेत्र के अंदर वृक्षारोपण किया जाए। पहाड़ों की कम से कम उत्खनन की प्रक्रिया पर रोक लगाई जाए, जिससे एक अपना मानव जीवन बच सके। भूमि का समतलीकरण करना होगा, जिसमें ऊंची और नीची भूमि पर भी फसलें उपजाई जा सके। साथ ही सिंचाई जल के अनावश्यक बहाव और जमाव की बर्बादी को रोककर एक समान सिंचाई की जा सके। जल संरक्षण के लिए जरूरी उपायों को अपनाएं। सिंचाई के तरीकों में बदलाव करें। ड्रिप, स्प्रिंकलर और रेन गन से सिंचाई करें। पानी की उपलब्धता के आधार पर फसलों का चयन करें। अधिक से अधिक जैविक खादों का प्रयोग करें। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग बहुत जरूरी होने पर ही करें और संतुलित मात्रा में करें। कीट रोग और खरपतवारों के प्रबंधन के लिए रसायनों के प्रयोग से बचें और समेकित उपायों में सही फसल चक्र अपनाएं और जैविक तरीके अपनाएं। धरती पर हरियाली बनाए रखने के लिए पेड़ जरूर लगाएं और अनावश्यक पेड़ों की कटाई ना करें। तेज हवाओं के झोंके से खेत की उपजाऊ मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए खेत के चारों ओर वायु रोधक पेड़ लगाएं और कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल को इधर उधर बहने से रोकें, ताकि मृदा को खराब होने से बचाया जा सके। और रेगिस्तानी इलाकों में पेड़ पौधे और कई तरह की घासों को लगाया जाए, ताकि मरुस्थल को बढ़ने से रोका जा सके। हर साल लोगों की सुविधाओं के लिए काफ़ी चीज़ें बनती रहा है, जैसे नेशनल हाईवे बनते जा रहे हैं, इंडस्ट्रियाँ बनती जा रही हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज बनते जा रहे हैं। उसके लिए भी पेड़ों की कटाई की जाती है। पेड़ों की कटाई करने से वातावरण पे तो फर्क पड़ेगा। इसके अंदर जिस प्रकार से वाहन आते रहते हैं, उनको ठहरने की कमी होती है और उसका मानसून के ऊपर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। और पानी का भी अंधाधुंध प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से अपन देखें कि हाईवे के दोनों साइडों में नालियाँ बनती है, लेकिन इसका प्रॉपर जो अपन कहते हैं कि वाटर शेड
जो बनाते हैं, पानी कलेक्शन सेंटर बनाते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ना बना करके और रोड पे भरे रहते हैं। इसलिए हमेशा हाईवे बनाते समय भी जो हाईवे अथॉरिटी उनको भी ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार से वाटर पॉन्ड बनाने चाहिए जिससे कि पानी का कलेक्शन हो सके। उसके साथ साथ जितनी भी अंदर फैक्ट्रियां बन रही हैं, स्कूल संस्थाएं, मकानों के अंदर, उसको इस तरह से चैनल किया जाए ताकि पानी का एक जगह कलेक्शन हो सके, जिससे कि वो पानी वाटर रिजर्वायर का रूप काम करेगा। और जहाँ जहाँ भी रेगिस्तानी क्षेत्र में पानी कंजर होगा उसमें प्लांटेशन में भी सुविधा रहेगी, क्योंकि जहाँ प्लांटेशन करते हैं उसको समय समय पर पानी की आवश्यकता होती है। वाटर शेड, जिसके वाटर शेड का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ नदी नाले थे वहाँ के ऊपर इस प्रकार से पेरीफ्री या पानी के रोक करके छोटे छोटे तालाब रूप में बांध बनाए, पानी रोकने के लिए बना रहे थे, जिससे कि नदी कटाव ना हो सके। जहाँ भी नदी नाले हैं वहाँ भी छोटे छोटे डैम बनाए जा। जो वाटर शेड प्रोग्राम शुरू किया था वो भी काफ़ी इफेक्टिव रहा। काफ़ी जगह तो पानी का जल स्तर ऊंचा भी आ गया, जिससे कि आसपास के क्षेत्र के अंदर सिंचाई भी हो सकी। और ये भी अपने देखते हैं कि घर के अंदर आसपास जितना भी पानी यूज किया जाता है उसको अगर प्रॉपर तरीके से अपन कलेक्ट कर लें, आदमी नहाने धोने में जितना ही पानी लेता है काम प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए भी काम लिया जाता है। ये सब कार्य हमारे किसान भाई और आम नागरिक अपने स्तर पर कर सकते हैं। साथ ही कृषि में महिलाओं का भी बहुत बड़ा रोल है। उन्हें भी इस मरुस्थल को रोकने में हर कदम पर अपना योगदान देना होगा ताकि इस बढ़ते हुए मरुस्थलीकरण को रोका जा सके। किसान भाइयों, विश्व मरुस्थल दिवस के अवसर पर भूमि सुधार और विकास के क्षेत्र में अभी कई राहें तय करनी बाकी हैं और कार्यक्रम की आज की कड़ी उसी राह की एक छोटी सी कोशिश थी। आगे भी इसी तरह की कोशिशें हम जारी रखेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोना उगलने वाली मिट्टी हमेशा हरी भरी रहेगी, क्योंकि धरती की खुशहाली में ही तो देश की प्रगति है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती से जुड़े हुए कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जल्दी लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी हैं खेती बाड़ी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां, तो बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 नेटवर्क कर शादी की रस्में पूरी करवाई। मामला सामने आने के बाद अभिभाषक परिषद ने बैठक आयोजित कर वकील को परिषद से निष्कासित कर दिया है। वहीं गुरुवार को मनोज जैन ने अपने बेटे के इलाज को लेकर MBS अस्पताल में हंगामा मचा दिया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अपने बेटे को स्कूटी में बिठाकर मनोज स्कूटी समेत लिफ्ट में घुस गए और दूसरी मंजिल पर ऑर्थोपेडिक OPD में चले गए थे। इस मामले को लेकर अस्पताल में जमकर हंगामा भी हुआ था। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। मीठे और लाजवाब स्वाद वाले चीकू को बहुत से लोग खाना बेहद पसंद करते हैं। पोषक तत्वों से भरपूर चीकू में फाइबर बहुत होता है, जो कई रोगों के निदान में सहायक होता है। इन सभी लाभों को देखते हुए जिन किसानों ने चीकू के बाग लगा रखे हैं, उन्हें इन बागों से अधिक फलोत्पादन लेने के लिए कुछ जरूरी कार्यों को करना होगा। तो अधिक फल उत्पादन के लिए चीकू के बाग में कौन कौन से कार्यों को किया जाए, इसकी जानकारी दे रहे हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर SK पांडे। देखा ये गया है कि चीकू की खेती में पोषक तत्वों का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि चीकू के पौधे आम के पेड़ जैसे बड़े विशाल हो जाते हैं। लेकिन सघन खेती में हमने देखा कि जब पास पास लगाते तो हमें कृंतन का कटाई छटाई का ध्यान रखना पड़ता है।
तब आकार को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन इसके पीछे महत्वपूर्ण है पोषक तत्वों का समय समय पर दिया जाना, और दोनों विधि से दिया जा सकता है। एक सामान्य विधि जो होती कि थाले बना कर दें। अब जो थाले हैं, थाले बनाने का यही है कि तने से 1.5 मीटर छोड़ के 1 मीटर छोड़ के और पौधे के फैलाव के नीचे आप करीब आधा से 1.25 मीटर चौड़ी एक पट्टी बनाएं। उसी में जो पोषक तत्व नत्रजन, स्फुर, पोटास और जो भी हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट, समय समय पर खली है जो नीम की खली का भी 2 से 4 किलो प्रति वर्ष के मान से जो 10 साल पुराने पौधे हैं उनको देना आवश्यक है, जिससे पौधे में काफ़ी अच्छी वृद्धि होती है। पोषक तत्व पौधे को उससे काफ़ी मिलते हैं। किसी भी फल बाग से अधिक फलन के लिए उसे खरपतवारों से मुक्त रखना जरूरी होता है। तो चीकू के बाग में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्राकृतिक तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए। चीकू के पौधे की रोपाई के तकरीबन 20 से 25 दिन बाद खेत में हल्की निराई गुड़ाई अवश्य कर दें और पूरे तरीके से विकसित पौधों को प्रति वर्ष केवल 3 से 4 गुड़ाई की जरूरत होती है। तो आप इस तरह से बाग को खरपतवारों से मुक्त रखें। अब उसके पश्चात जब फल बैठ जाते हैं तो आवश्यक हो जाता है कि एक निश्चित अंतराल पर, चूंकि गर्मी की फसल भी प्राप्त होती है, ठंड की फसल भी प्राप्त होती है। गर्मी में चीकू की मिठास ही कुछ और होती है। उसमें समय समय पर पानी 8 से 10 दिन के अंतराल पर लगाएं, थाले में लगाएं। और कभी कभी देखने में आया है कि तेज धूप में फल गिरने लगते हैं, तो हमको कभी कभी पानी बहा के भी देने में कोताही नहीं बरतनी चाहिए। आवश्यक ऐसा लगता है कि तापमान 40-42 से ऊपर जा रहा है और आर्द्रता कम हो रही क्षेत्र की, तो जब पानी हम थाले के अलावा भी बाकी क्षेत्र में छोड़ देते, जिसको बहा के बोलते हैं, तो वहाँ पर माइक्रो क्लाइमेट हो जाता है विकसित। उसके कारण फलों में वृद्धि अच्छी होती है और उसका प्रतिकूल प्रभाव हाई टेम्परेचर का, ज़्यादा तापमान का नहीं पड़ पाता है। तो किसान भाई, और दूसरा ये है कि मल्च, जैसे हम कहते हैं घास फूस पवाल का उपयोग करके मल्चिंग भी कर दें, तो पानी गर्मी में ज़्यादा ज़रूरत होती है और पानी किसान भाइयों के पास कम है, तो सिंचाई जैसे हमको 3 देनी है तो 1 सिंचाई से भी हमारा काम चल पाएगा। तो हम मल्च का उपयोग करें, ढकाव का उपयोग करें। उससे 2 फायदे होते हैं। एक तो ये होती है पोषक तत्व जब वो मिट्टी में मिलते हैं तो पोषक तत्व भी मिलते हैं मिट्टी को और उर्वर होती है मिट्टी। साथ ही साथ में जो नमी है मिट्टी से, वो बहुत तेजी से वायु में, वातावरण में नहीं निकल पाती, संरक्षित रहती है। किसान भाइयों, चीकू के बाग को छाल भक्षक कीट द्वारा अधिक नुकसान पहुंचाया जाता है, जिससे पौधे सूखने का खतरा बना रहता है। इसलिए आप इस कीट की पहचान करके पूर्ण रूप से नियंत्रण उपायों को अपनाएं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण ये है इंडरबेला, जिसको कि तना छेदक और आपका छाल खाने वाला कीट भी कहते हैं। और शुरुआती दौर पर वो छाल खाता और फिर कीट में प्रवेश कर जाता तने के अंदर, शाखाओं के अंदर, जिससे शाखाएं सूख जाती हैं और कभी कभी मुख्य तने पर प्रकोप होने से पूरा की पूरा पेड़ भी सूख जाता है। कीट का जब हम पहचान करते हैं तो देखेंगे कि उसका एक्सक्रीटा होता है और वो विस्टा होता है, वो उसकी एक लंबी रिबन जैसा एक संरचना बन जाती है। उस संरचना को हटाते जाएं, जहां पर देखेंगे छेद आ गया, इसका मतलब कीट वहां पर प्रविष्ट किया है। अब उसको या तो मिट्टी तेल से सोख लें रुई को और उसको अंदर भर दें, या सीधे 2-4 बूंद मिट्टी तेल डाल दें या पेट्रोल, या फिर साइपरमेथ्रिन नामक दवा को घोल लें 4 ml करीब 1 लीटर में, उसको भी सिरिंज के द्वारा उस छेद में भर दें और ऊपर से गीली मिट्टी से बंद कर दें छेद को। आप देखेंगे कि इसका पूर्णतः नियंत्रण हो जाता है, बशर्ते कि आप उसको समय पर नियंत्रित कर लें। तो जैसे ही 1-2 कीट का प्रकोप दिखता है, वैसे ही इस पर नियंत्रण कर लें। इस प्रकार से इंडरबेला पर नियंत्रण पाया जा सकता है। कई बार देखने में आया है किसान भाई बाजार में मूल्य अधिक मिलने पर बिना परिपक्व फल तोड़ लेते हैं, जिनसे कि उसमें
स्वाद विकसित नहीं होता, मीठापन नहीं आता है। तो किसान भाई इससे बचे, क्योंकि जब स्वाद विकसित होगा तो बाजार में उसके दाम अच्छे मिलेंगे किसान भाइयों को। तो खर्च कर देखें, फलों को अगर नाखून से एक लाइन बनाएं तब उसमें से दूध निकलना बंद हो जाता है। इसका मतलब है कि फल परिपक्व हो गया। तो दूध निकलने बंद हो जाए तब किसान भाई फलों को तोड़ें और बाजार में ले जाएं, तो उससे गुणवत्ता अच्छी होती है और उत्पाद का आपको अच्छा मूल्य मिलता है बाजार में। तो किसान भाई पोषक तत्व, सिंचाई और कीट प्रबंधन करें, और विशेष रूप से इसमें कोई बहुत अधिक बीमारियों का प्रकोप नहीं देखा गया है। तो एक तरह से एक अच्छी फसल है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे। एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। साल पहले बड़े जोर शोर से प्रचारित किया गया कि टोंक मछली पालन का हब बनने जा रहा है। इस दिशा में पहल भी हुई और जिले के बीसलपुर बांध के पास रंगीन मछलियों के प्रजनन केंद्र की स्थापना भी कर दी गई। लेकिन आज मत्स्य विभाग की अनदेखी के कारण रंगीन मछलियों का प्रजनन केंद्र बंद हो चुका है। सैकड़ों तरह की रंगीन मछलियों के लिए बनाए गए एक्वेरियम आज खाली पड़े हुए हैं। पहले यहाँ एक्वेरियम में रंगीन मछलियों की अठखेलियां देखने के लिए लोग 120 रुपए का टिकट भी लेते थे, लेकिन रंगीन मछलियों को देखने की चाहत लिए आए लोगों को आज निराश होकर लौटना पड़ता है। पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ ही रंगीन और सजावटी मछलियों के कारोबार के लिए लोगों को प्रशिक्षण देने के लिहाज से 2015 में तत्कालीन मंत्री प्रभुलाल सैनी ने इसका उद्घाटन किया था। इसके रखरखाव के लिए विभाग हर साल टेंडर करता है, लेकिन इस बार अभी किसी भी तरह का टेंडर नहीं किया गया। पिछले ठेकेदार ने इस प्रजनन केंद्र की सबसे बुरी स्थिति कर दी। आज बस गिनी चुनी मछलियां ही बची हैं, सभी एक्वेरियम खाली पड़े हैं। घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने के साथ ही महिलाएं समाज और देश के विकास में भी अहम भूमिका निभा रही हैं। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में भी महिलाओं के समूह ने मशरूम की उन्नत खेती कर समाज के सामने मिसाल कायम की है। 10 महिलाओं का यह समूह ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम प्रतापगढ़, जिला अलवर के कृषक संदीप शर्मा ने। यह बैंगन की उन्नतशील किस्मों के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो संदीप शर्मा जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। देखिए, बैंगन में अगर हम प्रजातियों की बात करें तो इसमें आप देखते हैं कुछ गोल तरह के बैंगन आते हैं, कुछ लंबे बैंगन आते हैं और कुछ छोटे छोटे बैंगन आते हैं। तो गोल बैंगन में आपका जैसे पूसा उपकार भी है, पूसा हाइब्रिड 6 है, पूसा हाइब्रिड 9 है। दूसरी एक प्रजाति होती है, देखते हैं जो लंबे में होती है और गुच्छे में भी फलती है। तो पूसा हाइब्रिड 5 जो है बहुत ही अच्छी प्रजाति है। छोटे बैगन में भी देखा जाए तो पूसा बिंदु है, आपका जो है पूसा अंकुर है। तो इसमें पैदावार जो है 200 से 250 कुंतल प्रति हेक्टेयर होती है। दूसरा जो पूसा हाइब्रिड 6 और 9 है वो भी मार्केट की दृष्टि से बहुत अच्छा है और उसमें पैदावार लगभग जो है 600 से और 800 कुंतल के प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पैदावार आती है। और इसमें लगभग 1 हेक्टेयर में आपको जो है 30,000 से लेकर के और 45,000 की सीडलिंग की जरूरत पड़ती है। आइए अब एक
नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, News 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annidatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800-889-2163 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।